नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सोलंकी एकेडमी में आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ये क्यों होने वाला है? ये इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी की शिक्षण विधियाँ। साइकोलॉजी की शिक्षण विधियों से हम कितने प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं? तो टोटल 50 प्रश्न डिस्कस करेंगे और ये 50 प्रश्न जो होने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही दमदार प्रश्न होने वाले हैं। हम इसमें क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो जितनी भी आपके 5 यूनिट जो दे रखी है आपके शिक्षण विधियों की, चाहे फिर वो आपके वो शिक्षण अधिगम की हो, एनसीएफ 2005 की हो, आकलन, मापन और मूल्यांकन की हो या फिर आपके क्रियात्मक अनुसंधान की हो और आपके आरटीई 2009 की हो। तो इन सबसे संबंधित हम 10-10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल आपके कितने क्वेश्चन होने वाले हैं? 50 दमदार प्रश्न होने वाले हैं। तो दोस्तों, जो इस क्लास को पहले देख के जाएगा एग्जाम से पहले वो बिल्कुल नहीं पछताएगा, लेकिन जो नहीं देखेगा वो एग्जाम के बाद जरूर पछताएगा। क्यों पछताएगा? क्योंकि बहुत ही बेहतरीन वाले क्वेश्चन लेकर आए हैं ताकि आपके सारी जो जितनी भी 5 यूनिट है अच्छे से कवर हो जाए। और दोस्तों, यदि इस क्लास की आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सोलंकी एकेडमी पर मिल जाएगी। ठीक है, तो सोलंकी एकेडमी पर ये टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दी जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का मिलेगा आपको। तो दोस्तों, आप डायरेक्ट सर्च करेंगे सोलंकी एकेडमी तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने पहले दमदार क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का चर नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का चर नहीं है। शिक्षक, माता पिता, तीसरा दे रखा है पाठ्यचर्या और फोर्थ आपको दे रखा है विद्यार्थी। तो दोस्तों, शिक्षण का चर कौन सा नहीं होता है? शिक्षक तो होता है, माता पिता भी होते हैं, पाठ्यचर्या भी होते हैं, सॉरी माता पिता आपके नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माता पिता, क्योंकि शिक्षक होते हैं, पाठ्यचर्या होती है, विद्यार्थी भी होते हैं, लेकिन माता पिता आपके शिक्षण के चर नहीं होते। क्या भी आपने स्कूल में देखा है क्या कभी माता पिता को पढ़ाते हुए? तो माता पिता नहीं पढ़ाते हैं। माता मतलब स्कूल का मेन कौन होते हैं आपके? एक तो शिक्षक होते हैं, पाठ्यचर्या होते हैं और आपके विद्यार्थी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपके क्या हो जाएगा? माता पिता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए दे रखा है शिक्षण द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है। सेकंड दे रखा है अधिगम को निर्देशित करने की। तीसरा दे रखा है अनुदेशन देने की और फोर्थ दे रखा है शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। तो शिक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? शिक्षण जो होती है दोस्तों, वो शिक्षण आपके अधिगम का सरलीकरण करने की प्रक्रिया होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि शैक्षिक प्रक्रिया के मुख्य तत्व क्या क्या होते हैं। जो शैक्षिक प्रक्रिया होती है, सिखाने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें मुख्य तत्व क्या क्या होते हैं? ए आपको दे रखा है अधिगमकर्ता, शिक्षक या अधिगम अनुभव। बी आपको दे रखा है अधिगमकर्ता, शिक्षक या अधिगम प्रक्रिया। सी आपको दे रखा है अधिगमकर्ता, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियां। डी आपको दे रखा है अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियां। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपके अधिगमकर्ता भी होता है, शिक्षक भी होता है, अधिगम अनुभव भी होता है, अधिगम प्रक्रिया भी होती है और आपके अधिगम परिस्थितियां भी होती है। तो शैक्षिक प्रक्रिया की क्या होती है? ये मुख्य तत्व होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है कि शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा केंद्र बिंदु होता है। तो निम्नलिखित में से केंद्र बिंदु कौन सा होता है, आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है शिक्षक, बी दे रखा है शिक्षण, सी दे रखा है छात्र और डी दे रखा है पाठ्यचर्या। तो दोस्तों, शिक्षण का केंद्र बिंदु कौन होता है? तो शिक्षण का जो केंद्र बिंदु होता है वो आपके होता है छात्र, लेकिन मेन रूप से छात्र ही होता है जिसके लिए शिक्षण किया जाता है। तो शिक्षण का केंद्र बिंदु कौन होता है? छात्र आपके केंद्र बिंदु होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक के 3 केंद्र बिंदु कौन-कौन से होते हैं? शिक्षक के जो शिक्षक मतलब शिक्षक नहीं, शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु कौन से होता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है शिक्षार्थी, शिक्षक तथा माता-पिता। बी दे रखा है शिक्षार्थी, शिक्षक तथा भाई-बहन। सी दे रखा है शिक्षार्थी, शिक्षक तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी और डी दे रखा है शिक्षार्थी, शिक्षक तथा विषय वस्तु या पाठ्यक्रम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा के लिए क्या-क्या चाहिए होता है? शिक्षार्थी चाहिए होता है, सीखने के लिए वो चाहिए होता है जिसे शिक्षार्थी कहा जाता है। कौन सिखाएगा? तो शिक्षक सिखाएगा। किसके माध्यम से सीखा जाएगा? तो पाठ्यक्रम या विषय वस्तु के माध्यम से सीखा जाएगा। तो शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु कौन-कौन से होते हैं? शिक्षार्थी होता है, शिक्षक होता है, आपका विषय वस्तु या पाठ्यक्रम होता है। ओके, नेक्स्ट दे रखा है कि कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए। जो कक्ष होता है उसका शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए? ए आपके दे रखा है
तीव्र होना चाहिए, बी आपके दे रखा है संवाद मूलक होना चाहिए, सी दे रखा है सरल होना चाहिए और डी दे रखा है एक तरफ का होना चाहिए। तो दोस्तों एक तरफ कभी भी शिक्षण नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए केवल शिक्षक पढ़ा रहा है, बच्चों को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हो, सरल भी होना चाहिए, कठिन भी होना चाहिए, तीव्र तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब जैसी उसकी प्रक्रिया होनी चाहिए वैसा ही होना चाहिए। मतलब कुल मिला के कैसा होना चाहिए, संवाद मूलक होना चाहिए। किस प्रकार का होना चाहिए दोस्तों, संवाद मूलक शिक्षण होना चाहिए। मतलब बच्चे क्वेश्चन भी पूछ सके, आपके शिक्षक जो है उस क्वेश्चन का आंसर भी बता सके। तो इस प्रकार का क्या होना चाहिए, आपके कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव कौन सा होना चाहिए। मतलब बालक जो हो नियमित रूप से कक्षा में आए तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, डांटना चाहिए? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आलोचना करनी चाहिए? तो बिल्कुल आलोचना तो नहीं करनी चाहिए। जुर्माना लगाना चाहिए? ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए फिर, प्रोत्साहन देना चाहिए, उसे इंसेंटिव देना चाहिए। मतलब बालक कक्षा में शिक्षक शैक्षणिक प्रक्रिया करने आए, इसके लिए क्या करना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। ओके। विद्यालय में छात्र रजिस्टर संधारण के लिए छात्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सूचना अपेक्षित नहीं होती है। मतलब छात्र का अगर रजिस्टर बनाया जाता है तो उस रजिस्टर में कौन कौन सी जानकारियां होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो जन्म दिनांक होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। प्रवेश दिनांक, उसका एडमिशन कब हुआ है, ये होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। पिताजी का नाम होना चाहिए, माताजी का नाम भी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों सामाजिक आर्थिक स्तर नहीं होना चाहिए। बच्चे कि पिताजी कितना कमाते हैं, माताजी कितना कमाते हैं, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो इस प्रकार की कोई भी जानकारी शिक्षण या उसका जो छात्र रजिस्टर होता है उसमें अपेक्षित नहीं होती है। मतलब इस प्रकार की जानकारी जरूरी नहीं होती है। लेकिन जन्म दिनांक जरूरी होती है, प्रवेश दिनांक जरूरी होती है और पिताजी का नाम भी जरूरी होता है। दोस्तों शिक्षण विधियाँ कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर शिक्षण विधियों को आप धीरे से आसानी से समझ कर पढ़े तो आपका कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं हो सकता है। मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है। और मैं दोस्तों गारंटी लेता हूँ कि ये जो क्वेश्चन होने वाले ये आपके आने वाले एग्जाम में हूबहू छपने वाले हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसके बेस पर, जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के बेस पर, उसी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे एग्जाम में कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे लग रहे हैं, मैं जब मेरे द्वारा जो जानकारी बताई जा रही है वो अच्छी लग रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के वीडियोस आगे भी आपके आने वाले हैं। ओके। पूछा गया है एक अच्छी शिक्षण विधि क्या होती है। एक अच्छी शिक्षण विधि में क्या होता है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है जो विद्यार्थियों की समस्या को हल करे, बी आपको दे रखा है जो विषय वस्तु को स्पष्ट करे, सी आपको दे रखा है जो प्रश्न को हल करे और डी आपको दे रखा है जो विषय वस्तु को विवेचित करे। अब दोस्तों लग ऐसा रहा है कि क्या है, चारों के चारों ऑप्शन सही है। तो बिल्कुल सही है, चारों के चारों ही ऑप्शन सही है, लेकिन हमें सटीक आंसर इसमें ढूंढना पड़ेगा। तो सटीक आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सटीक आंसर वो होगा जो विषय वस्तु को स्पष्ट करे। मतलब अच्छी शिक्षण विधि कब मानी जाती है, जो विषय वस्तु मतलब आपका जो पाठ्यक्रम होता है उसको क्या करे, अच्छे से स्पष्ट करे, उसे क्या माना जाता है, आपकी अच्छी शिक्षण विधि माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है वो शिक्षण का सूत्र नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा है सरल से कठिन की ओर, बी दे रखा है अनिश्चित से निश्चित की ओर, सी दे रखा है दृश्य से अदृश्य की ओर और डी दे रखा है निगमन से आगमन की ओर। तो दोस्तों सरल से कठिन की ओर होता है, बिल्कुल करेक्ट है। अनिश्चित से निश्चित की ओर भी होता है, दृश्य से अदृश्य की भी ओर होता है, लेकिन ये निगमन से आगमन की ओर नहीं होता है। ये किधर से किधर होता है, ये आगमन से कहाँ होता है, ये आपके निगमन की तरफ होता है। ठीक है। तो ध्यान रखना है जो आपको शिक्षण सूत्र होते हैं वो निगमन से आगमन नहीं होता है, ये कहाँ से कहाँ होता है, आपके आगमन से निगमन की ओर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को आप लगा लेना। छप रहा है, मैं कह रहा हूँ छप रहा है, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल छप रहा है। ठीक है। आपके जितने भी शिक्षण में विद्या होगी उसमें से एक क्वेश्चन तो फिक्स ही आएगा ही आएगा। ठीक है, निगमन और आगमन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक बात और ध्यान रखना, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो निगमन होती है वो किधर से किधर चलती है। जो निगमन होती है वो नियम से उदाहरण की ओर चलती है। ठीक है। तो ध्यान रखना है, नी से क्या याद रखना है, निगमन, और निगमन से याद रखना है नियम से उदाहरण। उसके बाद आगमन किधर से चलता है, तो आगमन जो होता है दोस्तों वो आपके चलता है उदाहरण से नियम की। तो आपको इसको याद नहीं रखना है, केवल आपको क्या रखना है, निगमन याद रखना है, निगमन वाला, कि निगमन किधर होती है, नियम से उदाहरण की तरफ होती है। बस ये याद रहेगा तो आपका अगला वाला क्वेश्चन वैसे भी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है मानक, बी दे रखा है निर्माणात्मक, सी दे रखा है योगात्मक और सी सीई दे रखा है। तो दोस्तों निर्माणात्मक भी आपके होता है, बिल्कुल होता है, आपके योगात्मक भी होता है, आपके बिल्कुल होता है, योगात्मक भी होता है, सी सीई भी होता है, ये भी बिल्कुल होता है। लेकिन मानक नाम का कोई भी आपके मूल्यांकन का प्रकार नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? जो मूल्यांकन होता है उसका मतलब क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, बी दे रखा है छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, सी दे रखा है छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, और डी दे रखा है स्वास्थ्य का परीक्षण करना। तो उसको इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपके हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा कि छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, आपके मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, तो छात्र जो होते हैं उसकी सफलता और असफलता का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? अब आपसे पूछा गया जो शैक्षिक विकास होता है उसमें मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है छात्रों की प्रगति का आकलन करना, बी दे रखा है कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन करना, सी दे रखा है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना, और डी दे रखा है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा आपके छात्रों की प्रगति का आकलन करना ही क्या कहलाता है, आपके शैक्षिक विकास में हमने मूल्यांकन का अर्थ कहलाता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना ही क्या कहलाता है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में 3 महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या होते हैं। जब मूल्यांकन किया जाता है उसकी प्रक्रिया की उसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। ये आपको दे रखा है उद्देश्य अधिगम अनुभव तथा मूल्यांकन के उपकरण है, बी दे रखा है छात्र अध्यापक व उद्देश्य, सी आपको दे रखा है छात्र समाज व अधिगम के अनुभव, और डी दे रखा है छात्र परीक्षा और परिणाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपके ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्देश्य अधिगम का अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण ही क्या होते हैं, आपके मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। तो एक तो होता है आपके उद्देश्य, दूसरा होता है आपके अधिगम अनुभव, और मूल्यांकन के जो उपकरण होते हैं ये क्या होते हैं, आपके मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा ले कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक होता है। जो सतत जो चलता रहता है, व्यापक जो बड़े क्षेत्र में किया जाता है, इस प्रकार का मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक होता है। ए आपको दे रखा है शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, बी आपको दे रखा है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, सी आपको दे रखा है जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारने के लिए, और डी दे रखा है यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर इसका डी ही हो जाएगा दोस्तों। तो आपके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक होता है? क्योंकि ये समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है और आपके दर्ज किया जाता है और उसमें किस प्रकार से सुधार किया जाता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का ये आवश्यक होता है। ओके, अगला आपको दे रखा है कि जो सीसीई में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य कितना होता है। एक तो आपके सीसी क्या होता है, मूल्यांकन होता है। अब मूल्यांकन में आपके एक औपचारिक होता है और एक आपके होता है योगात्मक। इसमें कुल मूल्य कितना होता है ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों आपके जो औपचारिक होता है उसका तो होता है 40%, कितना होता है 40% होता है, और जो आपकी योगात्मक होता है उसका होता है आपके 60% होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके बी, इसका नहीं आपके 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। औपचारिक जो होता है वो आपके 40% होता है और आपके योगात्मक कितना होता है, वो 60% होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है औपचारिक आपके 40% और योगात्मक जो होता है वो आपके 60% होता है। ये सीसी में क्या होता है, आपके कुल मूल्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं हो सकता है। कौन सा नहीं हो सकता है ये आपसे पूछा गया है कि जो आपके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं हो सकता है। ए आपके दे रखा है संचित अभिलेख, बी आपको दे रखा है दत्त कार्य, सी आपको दे रखा है अभिभावक शिक्षक बैठक, और डी दे रखा है आपको एनकरडोटल रिकॉर्ड। जो एनकरडोटल रिकॉर्ड जो होता है उसके बारे में बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो वो होगा आपके सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभिभावक शिक्षक जो बैठक होती है वो आपके एक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का हिस्सा नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है वो आपको बताना है, मतलब कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। पहला दे रखा है ये विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है। सेकंड दे रखा है इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित नहीं होते हैं। सी दे रखा है इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं होता है, और डी दे रखा है इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। ये विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड दे रखा है इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित नहीं होती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, सभी पक्ष सम्मिलित नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। निदानात्मक मूल्यांकन इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। दोस्तों मैं सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा करा रहा हूँ क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। किस प्रकार की तकनीक है? सत्र मूल्यांकन की, बी दे रखा है अर्धवार्षिक की, सी दे रखा है निदानात्मक मूल्यांकन की, या डी दे रखा है इकाई मूल्यांकन की। तो सतत एवं जो व्यापक मूल्यांकन होता है वो किस प्रकार की तकनीक होती है? ये आपके इकाई मूल्यांकन की तकनीक होती है। किस प्रकार की तकनीक होती है? इकाई मूल्यांकन की तकनीक होती है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का मतलब क्या होता है? जो व्यापक शब्द देखा आपके सतत एवं व्यापक में, मतलब व्यापक मूल्यांकन में, उस व्यापक का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों ए आपको दे रखा है संज्ञानात्मक, बी आपको दे रखा है ससंज्ञानात्मक, डी दे रखा है आपको, तीसरा दे रखा है आपको एक और दो दोनों, और डी आपको दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, आपके संज्ञानात्मक भी होता है और आपके इसमें क्या होता है, ससंज्ञानात्मक भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में आपके व्यापक शब्द का मतलब क्या होता है? संज्ञानात्मक और आपकी ससंज्ञानात्मक दोनों होता है, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप पीडीएफ में आराम से पढ़ लेना, ठीक है। मैं ऑप्शन को राइट भी कर दूंगा कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है। अभी आप अच्छे से क्लास को देखिए, क्लास को देखने के बाद आप चाहे तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद पीडीएफ में क्या कर सकते हैं, आप रिविजन कर सकते हैं। एग्जाम से पहले एक बार पीडीएफ जरूर देख के जाना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन छपेंगे, ठीक है। वादा करता हूँ, ठीक है, वादा करता हूँ। जब एग्जाम हो जाएगा तो टेलीग्राम पर मैं आपको प्रूफ भी दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके आरटीई से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आरटीई एक्ट 2009 के तहत, कौन सा एक्ट है आपके? राइट टू एजुकेशन। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य के घंटे कितने होने चाहिए? मतलब एक शिक्षक को प्रति सप्ताह टोटल जो वीक होता है उसमें कितने घंटे कार्य करना होता है? ए दे रखा है 40 घंटे, बी दे रखा है 42 घंटे, सी दे रखा है 45 घंटे, और डी दे रखा है 48 घंटे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपके 45 घंटे। मतलब एक शिक्षक को आपके प्रति सप्ताह कितने घंटे कार्य करना चाहिए? 45 घंटे कार्य करना पड़ता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला आपको दे रखा है कि बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आपके आरटी एक्ट 2009 है वो कब लागू किया गया था? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक दो एग्जाम छोड़ के जब रेट के होते हैं उसमें एक बार ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है कि 1 अप्रैल 2009 को, बी दे रखा है 1 नवंबर 2009 को, सी दे रखा है 1 अप्रैल 2010 को, और डी दे रखा है आपको 1 नवंबर 2010 को। तो दोस्तों आरटी एक्ट 2009 जो लागू हुआ, कब से लागू हुआ? आपके 1 अप्रैल 2010 से ये लागू होता है। कब से लागू होता है? 1 अप्रैल 2010 से लागू होता है, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों आपके नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनके लिए आपके होता है 6 से 14 वर्ष। कब से कब तक होता है? नॉर्मल बच्चे के लिए 6 से 14 वर्ष होता है, लेकिन इसमें आपसे पूछा गया है दिव्यांग बच्चों के लिए। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, सी दे रखा है 6 से 14 वर्ष, ये तो नॉर्मल के लिए होता है, सी दे रखा है 6 से 22 वर्ष तक के लिए, और डी आपको दे रखा है 6 से 18 वर्ष तक के लिए। तो दोस्तों नॉर्मल बच्चों के लिए कब से कब तक? 6 से 14 वर्ष तक के लिए। दिव्यांग बच्चों के लिए कब से कब तक? तो दिव्यांग बच्चों के लिए दोस्तों ये होता है 6 से 18 वर्ष तक के लिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तोए एक बात और, आपके आरटीए कब से, कौन से अनुच्छेद के द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों आपके अनुच्छेद आता है 21 से। क्या आता है? अनुच्छेद 21 से आता है। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन किया गया था। और कब किया गया था? तो ये 2002 को किया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले तो आरटी एक्ट कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। कौन से बच्चों के लिए होता है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है। अगर दिव्यांग की बात करें तो 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए। कौन से अनुच्छेद जोड़ा गया? 21 ए अनुच्छेद जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये दोस्तों जोड़ा गया था, ठीक है। तो इतनी बात अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो आपको आगे और ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप इसके अध्याय, वो टोटल 7 अध्याय आप धाराएं वो भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। पूछा गया है आपसे कि जो आपके आरटी एक्ट 2009 है उसमें निम्न में से किस प्रकार पर ध्यान नहीं दिया गया है, वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, बी दे रखा है घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, सी दे रखा है एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, और डी आपके दे रखा है 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। तो दोस्तों अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा देना ये इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद आपके घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना ये भी आता है। सीध रेखा एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना ये भी आता है। लेकिन 14 वर्ष के पश्चात के बालकों की बात नहीं की गई, ये की गई है 6 से 14 वर्ष तक के पीरियड, ठीक है। और अगर दिव्यांग है तो फिर दिव्यांग के तो वो 6 से 18, लेकिन नॉर्मल हमारे 14 से बाद की बात नहीं की गई है। तो ये किसके लिए है? 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए ये
रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। तो अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था 86वें संविधान संशोधन आपके कब लागू हुआ, ये कब से हुआ, 2002 से। इसमें क्या जोड़ा गया, आपके आपके 21A जोड़ा गया और आपके शिक्षा को क्या बना दिया गया, एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षा के कार्य नहीं किए गए हैं या आपके नहीं माने गए हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन आपको दे रखा है एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना। बी आपको दे रखा है शिक्षक को खुद की व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए। सी दे रखा है विद्यालय की नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए। और डी आपको दे रखा है हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उसकी जरूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुभव प्रदान करना चाहिए। तो दोस्तों आपको सेकेंड ऑप्शन में गड़बड़ लग रही होगी कि किस प्रकार के शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त नहीं रखना चाहिए। और यहाँ तक तो ये भी कहा गया है कि जब कोई सरकारी टीचर होता है तो वो व्यक्तिगत रूप से ट्यूशन नहीं कर सकता है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आपके बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत बालक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र आवेदन के लिए कितनी समय सीमा देना आवश्यक है। मतलब यदि किसी को आपका बालक है और आप उसे दूसरे स्कूल में डालना चाहते हैं तो उसका स्थानांतरण जो प्रमाण पत्र होता है, मतलब आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो होता है, टीसी कहा जाता है इसे, आवेदन कितने समय की सीमा में देना आवश्यक होता है। तो दोस्तों ये जो होता है ये 7 दिनों के अंतर्गत देना आवश्यक होता है। ठीक है, तो 7 दिनों के अंतर्गत जो टीसी होती है उसे बालक जो होता है उसे अब जो भी विद्यालय हो उसे देना आवश्यक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है। मतलब पार्टी 2009 के अंतर्गत अध्यापक को किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में। बी दे रखा है आपदा राहत कार्य में। सी दे रखा है चुनाव संबंधी कार्य में। और डी दे रखा है पल्स पोलियो कार्यक्रम में। तो दोस्तों पल्स पोलियो कार्यक्रम में, चुनाव, आपदा, तो दोस्तों जनगणना में लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। आपदा राहत कार्य में लगाया जा सकता है, चुनाव संबंधी कार्य में लगाया जा सकता है, लेकिन आपके पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता है। मेन रूप से केवल 3 ही कार्यक्रम में लगाया जा सकता है। तो पहला तो आपके दोस्तों है जनगणना होती है जो 10 वर्ष में जनगणना होती है उसमें लगाया जा सकता है। जब भी कोई आपदा आती है तब उसमें आपके शिक्षक को लगाया जा सकता है। और तीसरा आपके चुनाव, चुनाव कोई सी भी हो, चाहे केंद्र के हो या राज्य के हो, किसी भी चुनाव में लगाया जा सकता है। ठीक है, तो केवल इन 3 कार्यों में लगाया जा सकता है, इसके अलावा किसी भी कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। जो अध्यापक होता है उसे किस दायित्व को पूरा करना चाहिए आपको बताना है। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना। भेद रखा है पाठ्यक्रम का संचालन कर उसे पूरा करना होगा, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तीसरा दे रखा है संपूर्ण पाठ्यक्रमों को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45 या फिर अनुच्छेद 28। तो दोस्तों मैंने पहले ही आपको बता दिया था अनुच्छेद 21 में किसका प्रावधान दे रखा है, शिक्षा का अधिकार अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी। किसको दी जाएगी, तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो दोस्तों आने वाले हैं आपके 10 क्वेश्चन वो क्रियात्मक अनुसंधान से रिलेटेड आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है वो क्रियात्मक अनुसंधान किस पर बल देती है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है तात्कालिक अनुप्रयोग पर। बी दे रखा है सिद्धांत विकास पर। सी दे रखा है सामान्य अनुप्रयोग पर। और डी दे रखा है सामान्य वातावरण में समस्या समाधान पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों मेन रूप से जो क्रियात्मक अनुसंधान जो बल देता है वो आपके देता है तात्कालिक अनुप्रयोग पर। मतलब तात्कालिक रूप से उपयोग, किस उपयोग में उसका यूज किया जाता है उसके उपयोग पर क्या देता है, ये आपके बल मुख्य रूप से ही देता है। ओके, नेक्स्ट आपके दे रखा है कि एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक को, मतलब शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि को।
बी दे रखा है अनुसंधान के उपकरण को, सी दे रखा है अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या को, और डी दे रखा है अनुसंधान की परिकल्पना के लिए। तो दोस्तों हम मूल रूप से किसको शामिल नहीं करेंगे, तो हम अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या को शामिल नहीं करेंगे। बाकी हम अनुसंधान की समस्या की पृष्ठभूमि को करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आपके अनुसंधान के उपकरण को भी करेंगे और अनुसंधान की परिकल्पना को भी करेंगे, लेकिन बाकी इनको शामिल आप नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है उपभोक्ता ही अनुसंधान करता होता है आपके क्रियात्मक अनुसंधान में। बी आपको दे रखा है समस्या को हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। सी आपको दे रखा है समस्या का हल अभ्यास में से लाया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा कि मूल्यांकन नहीं किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का गुण क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है क्रियात्मक अनुसंधान में श्रेष्ठता और उत्तम गुण का अभाव होता है। बी आपको दे रखा है समस्या का वास्तविक हल खोजने में असमर्थ होता है। सी दे रखा है इसका व्यापक प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और डी आपको दे रखा है शिक्षक के व्यवहार, उसके विचार और दृष्टिकोण को सकारात्मक परिवर्तन करता है। उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपके, ये शिक्षक के व्यवहार, उसके विचार और दृष्टिकोण को क्या करता है, सकारात्मक परिवर्तन करता है। क्रियात्मक अनुसंधान में श्रेष्ठता और उत्तम गुण अभाव नहीं होता, ये पाया जाता है। समस्या का वास्तविक हल खोजने में ये समर्थ होता है, इसमें असमर्थ नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर अब क्या आएगा, समर्थ आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, समर्थ आएगा। ठीक है, उसके बाद आपके दे रखा है कि इसका व्यापक प्रयोग नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसका क्या किया जाता है, किया जा सकता है इसका व्यापक प्रयोग। अब मैं जो आपको ऑप्शन बता रहा हूँ वो भी आपको ध्यान से सुनना है। ऐसा नहीं कि हमको ये पता चल गया तो इससे काम हो जाएगा, नहीं। ऑप्शन इसलिए बनाए गए हैं आपके लिए, इसी तरह से बनाए गए हैं ताकि आपके एग्जाम में अगर इन तीनों से भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं हो। ठीक है, 50 क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसमें आपके अंदर 150 क्वेश्चन छुपे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन का मतलब है कि एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन, तो 150 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग दोस्तों 500 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे, लगभग 500 क्वेश्चन थे। उन 500 क्वेश्चन में से आपके लिए कितने बनाए गए हैं, 50 क्वेश्चन निकाले गए हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो ध्यान रखना है 500 क्वेश्चन थे, उसमें से आपके लिए 50 क्वेश्चन मक्खन वाले प्रश्न निकाले गए हैं। तो दोस्तों डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से एग्जाम देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन ए दे रखा है नए तथ्यों की खोज करना। बी दे रखा है स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। सी दे रखा है ज्ञान देना। और डी दे रखा है नए व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। तो दोस्तों इसका मेन रूप से जो प्रमुख कार्य होता है क्रियात्मक अनुसंधान का, वो होता है आपके स्थानीय समस्याओं का क्या करना, समाधान करना। ठीक है, नए तथ्यों की खोज करना इसका मुख्य कार्य नहीं होता है। आपके ध्यान देना भी इसका मुख्य कार्य नहीं होता है। नए व आधारभूत समस्या को समाधान करना भी इसका नहीं होता है। मुख्य कार्य उसका होता है स्थानीय जो समस्या होती है उनका क्या करना, समाधान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से किस प्रकार भिन्न होता है, किस कारण से भिन्न होता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। बी आपको दे रखा है शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिनका विद्यालय से कोई संबंध नहीं होता है। सी आपके दे रखा है यह प्रमाणीकृत उपकरणों पर आधारित होता है। और डी दे रखा है यह न्याय दर्श पर आधारित होता है। अब आपको बताना है कि कौन सा जो कथन होता है वो क्रियात्मक अनुसंधान को आपके मौलिक अनुसंधान से अलग बताता है। तो दोस्तों मेन जो इसका कारण होता है यह न्याय दर्श पर आधारित होता है। इस प्रकार से ये क्या होता है, इससे भिन्न होता है। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से इस कार्य से भिन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि क्रियात्मक अनुसंधान में जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है उसमें क्या होता है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है कि क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं पर आधारित होता है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित होता है। सीध रेखा है क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकी सत्यापन किया जा सके। और डी रेखा है क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि क्रियात्मक उपकल्पनाओं का जो निर्माण किया जाता है वो समस्याओं पर आधारित होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किस आधार पर किया जाता है, तो उसका निर्माण समस्याओं पर आधारित होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन दोस्तों आने वाले हैं वो आपके एनसीएफ से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है 2005 का, उससे संबंधित आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। अब दोस्तों आपके जो करिकुलम का मतलब क्या होता है, तो करिकुलम का जो दोस्तों मतलब होता है वो होता है दौड़ का मैदान। क्या होता है, दौड़ का मैदान इसका अर्थ होता है। ये कौन सा शब्द है आपके, ये लैटिन भाषा का शब्द है, कैरिकुलम का ये शब्द है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का भी आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब अगला क्या, इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है समावेशी, बी आपको दे रखा है विशेष, सी दे रखा है एकीकृत और डी दे रखा है नियमित। तो एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित देता है, दोस्तों ये जो देता है ये आपके समावेशी शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। ओके, एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या उत्पन्न होती है, मतलब उसे देखने में किस प्रकार की यह होती है, समस्या उत्पन्न होती है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए। ऑप्शन ए आपको दे रखा है नियमित विद्यालय में, बी दे रखा है विशिष्ट विद्यालय में, सी दे रखा है समावेशी विद्यालय में और डी दे रखा है एकीकृत विद्यालय में। तो दोस्तों उस बच्चे का जो मतलब किस आधार पर विद्यालय में उसका एनसीएफ 2005 के आधार पर आपके एडमिशन होना चाहिए, तो उसका जो होना चाहिए वो होना चाहिए समावेशी विद्यालय के आधार पर। ठीक है, ध्यान रखना है समावेशी विद्यालय से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसे भी आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। हालांकि सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, छप जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्थितियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना होगा, में मुक्त रखना चाहिए, बी दे रखा है ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना चाहिए, सी दे रखा है राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना चाहिए और डी दे रखा है आपके फोर्थ दे रखा है परीक्षा में लचीलापन होना चाहिए। ये किसके आधार पर पूछा गया है, ये आपसे एनसीएफ 2005 के आधार पर पूछा गया है। तो क्या आपके इसमें से नहीं होना चाहिए आपसे पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना चाहिए। ऐसी किसी प्रकार की बात आपके 2005 वाले एनसीएफ में नहीं कही गई थी। कहा क्या गया है कि ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना चाहिए, बिल्कुल जोड़ना चाहिए, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों को सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए और परीक्षा में क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि 2005 में आपके क्या कहा हुआ है। ओके, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि शिक्षण पद्धति या शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या जो शब्द है या शब्दावली है किसकी ओर संकेत करता है आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की तरफ, बी दे रखा है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, सी दे रखा है मूल्यांकन प्रक्रिया और डी आपके दे रखा है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली का महत्वपूर्ण संकेत किसकी ओर करता है, तो दोस्तों ये जो करता है ये आपके करता है कि शिक्षा पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के संबंध में, मतलब शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली जो विषय वस्तु होती है उसके संबंध में किसका संबंध होता है, आपका पाठ्यचर्या से संबंध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व किसको दिया गया है। ऑप्शन ए दे रखा है भौतिक संसाधनों को, बी दे रखा है शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, सी दे रखा है बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को और डी दे रखा है बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको के शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो 2005 में गुणवत्ता एवं शिक्षक के अंदर किसको महत्व दिया गया है, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को महत्व दिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखा जाए तो इसका आंसर बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभव भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसके लिए आपका ये आंसर भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में अच्छे प्रश्न बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को ठीक नहीं बताया गया है। जब अच्छे प्रश्न बनाए जाते हैं तो कौन सा ऐसा विकल्प है जो इसमें से सही नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है अध्यापक द्वारा प्रश्न बनाए जाए, बी दे रखा है प्रोफेसरों को भी वह प्रश्न बनाने में शामिल किया जाए, सी दे रखा है विद्यार्थियों में से प्रश्न बनवाए जाए और डी दे रखा है केवल विशेषज्ञ ही प्रश्न बनवाए। तो दोस्तों हम प्रश्न किसके लिए बनाते हैं, प्रश्न हम विद्यार्थियों के लिए बनाए जाते हैं। अब मुझे आप बताइए कि जब विद्यार्थी से ही प्रश्न बनवा लिए जाएंगे तो विद्यार्थी क्या सॉल्व करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों से प्रश्न नहीं बनवाए जाते हैं बल्कि शिक्षक बनाते हैं, आपके विशेषज्ञ बनवाते हैं और आपके प्रोफेसर प्रश्न बनाते हैं। शिक्षक मतलब आपके जो विद्यार्थी होते हैं वो आपके प्रश्न नहीं बनाते। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है। क्यों दिया गया है ये आपसे पूछा गया है। मतलब आपके एनसीएफ 2005 है उसमें बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है। बहुभाषा का मतलब अलग अलग प्रकार की भाषा, जैसे मातृभाषा, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, ऐसे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए, यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा और डी दे रखा है उपयुक्त सभी तकनीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों रीट के मैंने सारे पेपर देखे हैं और रीट के सारे पेपर देखने के बाद मुझे एक बात पता चली कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो उपयुक्त सभी होता है। हाँ, कह सकते हैं किसी-किसी मामले एक आध क्वेश्चन में आपके नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे, अगर उपयुक्त सभी वाले अगर आपके 10 क्वेश्चन होंगे, तो 10 में से 8 क्वेश्चन का आंसर तो क्या होता है, उपयुक्त सभी ही होता है। बाकी 2 क्वेश्चन का आंसर ऐसा नहीं होता है। तो ध्यान रखना है, इस प्रकार की ट्रिक भी आप अपना सकते हैं एग्ज़ाम में। तो ठीक है, आपके 2005 में बहुभाषा का एक संसाधन के रूप में क्यों दिया गया समर्थन? इसलिए दिया गया कि ये एक तरीका किसका है, जिससे प्रत्येक बालक क्या कर सके, सुरक्षित महसूस कर सके। उसके बाद आपके भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे ना छूट जाए, या बालकों को अपने पर विश्वास के लिए क्या देता है, प्रोत्साहन देता है। ओके, तो क्वेश्चन आपको दे रखा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में से निम्न में से किस सुधार को अपनाया गया है? ठीक है, अपनाया गया है। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन दे रखा है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है खुली पुस्तक परीक्षा सुझाया गया, मतलब खुली पुस्तक दी जाएगी, उसके बाद बच्चे परीक्षा देंगे। बी आपको दे रखा है सतत या निरंतर व्यापक मूल्यांकन किया जाए, मतलब बच्चे का लगातार मूल्यांकन किया जाए, वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। सी आपको दे रखा है सामूहिक कार्य मूल्यांकन किया जाए, मतलब सामूहिक रूप से उसका मूल्यांकन किया जाए। और डी आपके दे रखा है उपयुक्त सभी। तो आपको ध्यान रखना है, ज्यादातर क्वेश्चन में क्या आता है, उपयुक्त सभी आता है। तो दोस्तों आपके जो एनसीएफ 2005 है उसमें क्या क्या बताया गया है, उसमें कहा गया है कि बच्चे जो परीक्षा देते हैं वो किस माध्यम से दी जाए, खुले पुस्तक के माध्यम से। पुस्तक खोल दी जाए, उसके बाद वो उसमें से क्या निकाले, आंसर निकाले। सतत और निरंतर व्यापक मूल्यांकन किया जाए बच्चे का, और सामयिक कार्य रूप में, मतलब समूह के रूप में उसका क्या किया जाए, मूल्यांकन किया जाए। ये आपके किस किस में बता रखा है, ये चीजें आपके एनसीएफ 2005 में ये चीजें बता रखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है, मतलब कला शिक्षा जो आपके आर्ट होती है उसको आपके विद्यालय में क्यों जोड़ा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है कि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना। बी आपके दे रखा है छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। तीसरा देखा है केवल एक सही है, और चौथा दे रखा है कि एक और दो दोनों सभी, या मतलब एक और दो दोनों आते सभी सही है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा केवल आपके एक सही है, मतलब सांस्कृतिक विरासत की क्या करना, प्रशंसा करना। मतलब आपकी जो सांस्कृतिक चीजें होती है उनको क्या करना, कुल मिला से उनको बढ़ावा देने के लिए किसका यूज किया जाता है, आर्ट का आपके यूज किया जाता है। इसका ये भी हो जाएगा, इसका ये भी हो सकता है कि केवल एक सही है। ठीक है, कि आपके उसके ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए? ऑप्शन ए दे रखा है अनुमोदक की, बी दे रखा है सुविधादाता की, सी दे रखा है आधिकारिक की, और डी दे रखी है तानाशाह की। मतलब तानाशाह का मतलब है कि आपके शिक्षक कुछ भी करे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपके सुविधादाता की। मतलब शिक्षक को क्या होना चाहिए, सुविधा के रूप में उपयोग करना चाहिए। मतलब बच्चे की वो प्रॉब्लम सोल्व करे, बच्चे को प्रश्न पूछे, बच्चे को बताए कि किस प्रकार के आपको पढ़ना है, बच्चे को हर चीज को समझाए कि आप क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए। ये सारी सुविधा किसको देनी चाहिए, सुविधादाता के रूप में आपको शिक्षक को देनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का उद्धरण निम्न में से किससे हुआ है? तो आपके एनसीएफ 2005 का जो उद्धरण हुआ किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए दे रखा है सभ्यता और प्रगति से, बी दे रखा है गीतांजलि से, सी दे रखा है गोदान से, और डी दे रखा है विज्ञान और आपकी तकनीक से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभ्यता और प्रगति से। तो एनसीएफ 2005 का हमारा मुख्य उद्देश्य उद्धरण क्या है आपके, इसका दोस्तों उद्देश्य आपके सभ्यता और प्रगति को बढ़ावा देना। इससे क्या हुआ है, इसका उद्भव हुआ है। ओके, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है, मतलब सीखना एक ही क्या है, सीखना है ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है, सी दे रखा है कि सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करता है, और डी दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर होगा दोस्तों कि ध्यान के निर्माण की प्रक्रिया ही क्या होती है, सीखना होती है। ठीक है, मतलब हम सीख क्या क्या करते हैं, सीखना का इंग्लिश में क्या हो जाएगा, लर्निंग। क्या हो जाएगा, तो लर्निंग का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या हो दोस्तों कि ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेना, या ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ाना ही क्या होता है, सीखना का उद्देश्य या सीखने का उद्देश्य होता है, जिसे क्या कहा जाता है, लर्निंग भी कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, और इस वीडियो का आपका आखिरी क्वेश्चन दे रखा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, मतलब कक्षा में शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए। ए दे रखा है एक आदेशक के रूप में, बी दे रखा है एक उत्प्रेरक के रूप में, सी दे रखा है एक नेता के रूप में, और डी आपके दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए वो किस प्रकार की होनी चाहिए, आपके उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए। मतलब शिक्षक क्या करना चाहिए, आपका बच्चों को प्रोत्साहित करना वाला होना चाहिए। ठीक है, मतलब बच्चों को क्या करे, वो प्रोत्साहित करे, एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करे। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके जो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनकी ये क्लास थी दोस्तों।
इसके अंतर्गत हमने जितने भी आपके साइकोलॉजी के टॉपिक्स थे, आपके शिक्षण वीडियो से संबंधित क्वेश्चन थे, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने पूरी शामिल करने की इसमें कोशिश की है और लगभग सारे क्वेश्चन आपके क्या हो गए, इसमें शामिल हो गए। तो दोस्तों ऐसी क्लास बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको दोस्तों लगता है कि हमने मेहनत की है और आपको ये क्लास अच्छी लगी है, इस क्वेश्चन को आप में दम लगाइए, आपको लगता है कि क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से बनाए गए थे, तो हमारी इस क्लास को दोस्तों लाइक जरूर करें और शेयर तो जरूर करें, ताकि और भी बच्चों को पता चल सके कि इस प्रकार की क्लासेस भी चल रही है। और दोस्तों अगर आगे भी आप चाहते हैं, क्योंकि आगे भी हम इसी प्रकार की और भी क्लासेस लाने वाले हैं, तो अगर आप आगे चाहते हैं कि इसी प्रकार की और भी क्लासेस आपको मिलती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें, ताकि आगे आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।